पोलैंड के अंदर एक जगह थी रेडेंसा स्ट्रीट करके। वहाँ पर सन 2000 के आसपास में एक बिल्डिंग बनाई गई थी। ये इलाका वैसे तो बहुत अच्छा नहीं था, यहाँ पर चोरियाँ वगैरह भी होती रहा करती, साथ में डकैतियाँ हो गई या फिर सीसीटीवी कैमरे के होते हुए भी पेट्रोल पंपों से चोरी होना भी पेट्रोल नहीं रुक रहा था, जिसकी वजह से अधिकारी जो थे पुलिस वाले उन्होंने अपना इस्तीफा तक दे दिया और वो वहाँ से चले गए। ये ऐसी एक जगह थी, यहाँ पर बिल्डिंग बनाई गई थी, बहुत ही ख़राब वो बिल्डिंग थी, उनके अंदर जंग लग चुका था, लेकिन फिर भी इनमें लोग खचाखच भरे हुए थे। और इन्हीं में से एक बिल्डिंग जिसके अंदर फ्लैट नंबर 47 जिसमें एक एन फैमिली रहा करती, और इस फैमिली में इनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी एक बेटी मोनिका और 2 जुड़वा बेटे, जिसमें से एक का नाम एडम था और दूसरे का नाम कैमल था। ये तीनों बच्चे एक साथ ही खेला करते, वो हमेशा अपने घर की बालकनी में खेलते हुए दिखाई दिया करते। वो ना तो नीचे जाया करते और बच्चों के साथ खेलने के लिए, और तो और वो अकेले भी बाहर नहीं खेला करते, वो हमेशा अपने घर की बालकनी में ही खेलते हुए लोगों को नजर आया करते। यहाँ तक कि जो उनके आस पड़ोस के लोग थे उनका मानना था कि जो इनके माता पिता हैं, इन बच्चों के जो पिता थे उसका नाम क्रिस्टोफ था और जो इनकी माँ थी उसका नाम यादविया था। ये दोनों ही वहाँ पर अपने आस पड़ोस में किसी से बात नहीं किया करते। पड़ोसियों का ये तक कहना था कि अगर इनको कहीं जाना होता तो ये हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं आया करते, ये अपने घर से नीचे उतरते और अगर हम सामने खड़े दिखते तो ये अपना रास्ता बदल दिया करते। ये इतने अजीब लोग थे और लोगों ने ये भी पता कर लिया था कि जो क्रिस्टोफ है ये एक चोरी करने वाला व्यक्ति है, जो लोगों के घर पर चोरी किया करता, डकैती वगैरह मारा करता, और साथ में ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी किया करता। जब भी ये ड्रिंक करता ये अपने बच्चों पर इसका गुस्सा उतारता। ड्रिंक पीकर ये सबसे पहले अपने बच्चों को पीटता, साथ में अपनी पत्नी को भी ये पीटा करता, और बच्चों में भी सिर्फ ये जो इसके जुड़वा बच्चे थे उसमें से ये सिर्फ कैमल को ही अपना निशाना बनाया करता। यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ जब ये बच्चों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है कि वो खुद के अंदर टॉयलेट ना कर ले, वो खुद को गीला ना कर ले, वो बच्चों को समझाता है। लेकिन जो एडम और मोनिका थी वो तो 1-2 बार उनकी पिटाई की, तभी वो समझ गए कि उनको खुद को गीला नहीं करना। लेकिन जो कैमल था वो उसको गुर्दे की प्रॉब्लम थी, जिसके चलते वो ना चाहते हुए भी खुद को गीला कर लिया करता, और इस बात पर इसके पिता क्रिस्टोफ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ करते और इस छोटे से बच्चे को बहुत बुरी तरीके से पीटा करते। और फिर एक दिन किसी ने इनकी शिकायत कर दी, जिसके चलते इन सभी को अदालत में पेश किया गया। वहाँ पर इनसे ये तीनों बच्चे लेकर चिल्ड्रंस होम में डाल दिए गए। उन्होंने कहा कि तुम अपने बच्चों से बहुत ही बुरा व्यवहार रखते हो, जिसके चलते इनके बच्चों को इनसे अलग कर दिया गया। और जब इनको अलग कर दिया गया तब जो क्रिस्टोफ था और इसके साथ इसकी जो गर्लफ्रेंड थी, इन दोनों ने फैसला किया कि अब ये शादी कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी। बिना शादी के ही इनके 3 बच्चे भी थे। लेकिन अब जैसे ही अदालत ने इनको फटकार लगाई, इन्होंने शादी करने का फैसला लिया और इन्होंने अदालत से भी इस बारे में बता दिया कि हमने शादी करने का फैसला ले लिया है, जिसके चलते अदालत ने ये दोबारा से इनको इकट्ठा किया और वहां पर ये फैसला किया गया कि अब ये सुधर चुके हैं, क्योंकि इन्होंने अब शादी करने का फैसला लिया है, जिसके चलते वो तीनों बच्चे इनको वापस से लौटा दिए जाते हैं। अब ये पांचों के पांचों अपने उसी घर में फिर से लौट आए थे और बच्चे भी अब वहीं पर बालकनी में खेलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अदालत थी उसने एक अधिकारी को इनके पीछे लगाया था, जो कि इनके ऊपर 24 घंटे निगरानी रखेगा। वो अधिकारी हर रोज इनके घर पर जाया करता बच्चों से मिलने के लिए कि कहीं किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हर रोज ऐसे ही चला करता। और फिर जो ये अधिकारी था उसने एक दिन नोटिस किया कि जो कैमल है इसके चेहरे पर एक बड़ी सी खरोच लगी हुई है। वो तुरंत इनके घर पर पहुंचा, उसने पूछताछ की, तभी इसके माता पिता ने बात को घुमा दिया। उन्होंने कहा कि ये हमने नहीं मारी, बल्कि ये बाथरूम में गया था और वहां पर कुंडी दरवाजे की लगी इसके चेहरे पर, जिससे ये निशान बन गया। और उसने इनकी बात को मान भी लिया। उसने कागज कार्रवाई के अंदर ये लिख दिया था कि ये सब कुछ एक एक्सीडेंट था और इसको चोट लगना ये एक्सीडेंट है।
अब वो वहां से चला गया। कुछ दिनों तक वो ऐसे ही इनके घर पर आता रहा, लेकिन 2-4 दिन के बाद जब वो आया तब उसे वहां पर वो दोनों जुड़वा बच्चे नहीं मिलते, यानी कि एडम और कैमल वहां पर नहीं थे। उसने इनके परिवार से पूछा भी, तब इन्होंने बताया कि उनको कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो डॉक्टर से मिलने के लिए अपनी ग्रैंड मदर के पास दूसरे शहर में गए हुए हैं और वो काफ़ी दिनों में आएंगे। इसने इस बात पर भी इनकी पर यकीन कर लिया। ये कुछ ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं समझ में आ रही कि ये हर बात पर इनकी पर कैसे यकीन कर सकता है। या तो ये करप्ट था या फिर आगे ये कोई भी जांच नहीं करना चाहता था। और दूसरी तरफ जो इनके पड़ोसी थे उनको भी अब शक होना शुरू हो गया, क्योंकि वहां पर इनके घर पर एडम और कैमल दिखाई नहीं दिया करते, जिसके चलते उन्होंने यादविया के पास फोन किया और उनसे पूछा कि कैमल और एडम कहाँ पर है। तब उसने बताया कि वो अपनी दादी के पास गए हुए हैं। वो इसकी बात पर यकीन कर लेते हैं कि शायद हो सकता है कि वो अपनी दादी के पास गए होंगे। अब वो जो मोनिका थी वो अकेली ही घर पर रहा करती। उसने ये भी बताया कई बार इन लोगों ने मोनिका को अकेले बालकनी में खेलते हुए भी देखा, यहाँ तक कि एक दिन तो मोनिका बालकनी में खड़ी खड़ी रो रही थी और किसी पड़ोसी से उसने पूछा कि इस छत की ऊंचाई कितनी है, यानी कि जब वो बालकनी में खड़ी थी वहां से लेके नीचे तक की ऊंचाई कितनी है, इस बारे में वो उस व्यक्ति से पूछ रही थी। लेकिन जो वो व्यक्ति था वो समझ चुका था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। उसने समझा बुझा कर मोनिका को अंदर भेजा और ये कोई एक बार नहीं था बल्कि पता नहीं कितनी बार मोनिका उस बालकनी में ऐसे ही खड़ी हुई मिला करती और वहाँ पर वो रोती रहा करती। लोग हमेशा ही उसे समझा बुझा कर अंदर भेज दिया करते। और जब कई बार ये घटना हुई उसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस के पास फोन कर दिया। पुलिस वाले वहां पर पहुंचे, वो भी घर के अंदर नहीं गए क्योंकि घर तो पहले से ही बंद था। वो बाहर नीचे से ही मोनिका से बात करते हैं और उसको समझाते हैं कि वो अंदर चली जाए और अपने माता पिता का आने का इंतजार करे। ये बात कहकर वो वहां से चले गए। उन्होंने बस पड़ोसियों से कहा कि तुम तब तक इन पर ध्यान रखना जब तक कि इनके माँ बाप आ नहीं जाते। और दूसरी तरफ इन लोगों ने अधिकारी से नजरें चुराना शुरू कर दिया। ये अधिकारी से मिला ही नहीं करते, ना ही उसके फोन उठाया करते। अधिकारी इनके घर पर आता, गेट खटखटाता, अंदर से कोई आवाज नहीं आती, जिसके चलते वो वापस चला जाया करता। हर रोज ही यही काम हो गया था। अधिकारी हर रोज आता, गेट खटखटा कर वो वापस चला जाया करता, अंदर से कोई भी आवाज नहीं आया करती। जब वो नहीं मिल रहे थे तो पुलिस ने इनका अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। लोग इनके पीछे थे, पुलिस वाले इनको ढूंढ रहे थे, यहाँ तक कि जहाँ पर ये डॉक्टरों से मिला करते, जिस स्कूल में बच्चे जाया करते, उन सभी जगहों पर अरेस्ट वारंट भेज दिया था। लेकिन क्लिनिक वाले और जो ये स्कूल वाले थे इन्होंने कुछ आगे जांच करने का फैसला नहीं लिया। वो सिर्फ उनसे संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनसे संपर्क हो ही नहीं पाया। इन सब के बाद ये अधिकारी अदालत में पहुंचे ताकि इन माँ बाप से इन बच्चों को फिर से अलग किया जा सके। लेकिन अदालत ने ये फैसला लिया कि बिना माँ बाप की मंजूरी के, उनकी बिना मौजूदगी के हम बच्चों को उनसे अलग नहीं कर सकते। जब तक वो नहीं मिल जाते हम ये फैसला नहीं लेंगे। और ये अदालत खारिज कर दी वहां पर। और ऐसे ही कई महीनों तक चलता रहा। फिर एक दिन उन्हीं के घर के अंदर से उन्हें कुछ आवाज आई। उन्होंने गेट खटखटाया लेकिन किसी ने खोला नहीं। तब पुलिस वालों ने वहां पर फायर ब्रिगेड बुलवाई। फायर ब्रिगेड बालकनी के रास्ते से अंदर घुसती है। वहां पर यादविया थी जो प्रेग्नेंट थी। पुलिस वाले अंदर छानबीन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। वहां पर एक अलमारी थी जो दीवार के अंदर बनाई गई थी। पुलिस वालों का ऐसा मानना था कि इस अलमारी के अंदर ही शायद क्रिस्टोफ छुपा होगा। लेकिन जब उन्होंने वो अलमारी खोली उसके अंदर तो कुछ और ही छुपा हुआ था। वहां पर 4 प्लास्टिक के बड़े बड़े बैरल रखे गए थे। पुलिस वालों ने उसे बाहर निकाला और जो ये यादविया थी इससे पूछा कि ये किस चीज के बैरल हैं। तब उसने बताया कि इसमें हमारा कुछ सामान वगैरह ऐसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन पुलिस वालों ने अब इन बैरल को खोलना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने ढक्कन हटाया उसके अंदर सब बैरल को सिलिकॉन से सील किया गया था। सिलिकॉन हटाया गया, अंदर कपड़ा रखा गया था और कपड़े को जब हटाया गया उसके अंदर बच्चों के डेड बॉडी थी। एक बैरल में तो 2 5-5 साल के यानी कि एडम और कैमल की डेड बॉडी थी।
और दूसरे में 2 बोर्न बेबी थे जो हाल ही में पैदा हुए होंगे। एक लड़का था, एक लड़की थी। उन दोनों की भी डेड बॉडी एक अलग बैरल में थी और वहां पर मोनिका गायब थी। मोनिका के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना ही क्रिस्टोफ के बारे में पता था। पुलिस वालों ने इस जाल को बिछाया और क्रिस्टोफ को एक पार्क से अरेस्ट किया। उसके साथ मोनिका भी थी जो अब 11 साल की हो चुकी थी। पुलिस वाले इन सबको इकट्ठा करके पुलिस स्टेशन में लाते हैं और पूछताछ शुरू करते हैं। और जब मोनिका से पूछताछ की, उसने धीरे धीरे सब कुछ बताना शुरू किया। जिस दिन पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे उसके 4 साल पहले ही जो इनके भाई था, यानी कि मोनिका का जो भाई था कैमल, उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी। वो रात को उसको दवाई दी गई लेकिन उससे उसको कुछ भी आराम नहीं आ रहा था। वो रात को करहा रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन उसके माता पिता उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और सुबह तक उसकी मौत हो गई। और जब कैमल की मौत हो गई उसके बाद इसके माता पिता बाजार में जाकर कुछ दवाई लेकर आए ताकि ये सभी के सभी भी मर सके। बच्चों से भी ये दवाई धक्के से दी गई, लेकिन पता नहीं ये गलत दवाई ले आए थे, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ 3 दिन बीत चुके थे। अब 3 दिन के बाद जो कैमल का शरीर था वो अब डिस्पोज होने लगा था, जिसके चलते इन्होंने इस बच्चे के शरीर को बैरल के अंदर डाल दिया। साथ में इसके दूसरे भाई की भी उस टाइम तक मौत हो गई, उसे भी उठाकर उसी बैरल में रख दिया था। और जब तक ये इन बच्चों की डेड बॉडी मिली उससे टाइम तक जो ये यादविया थी ये 2 बारी और प्रेग्नेंट हुई। आसपास के लोगों को बिल्कुल भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। वो प्रेग्नेंट हुई, उसने वहीं पर बच्चों को जन्म दिया। बच्चे पैदा होते ही वो बाथरूम में जाती, बाथटब में डुबोकर उनको मार देती और उन दोनों बच्चों की भी डेड बॉडी अलग बैरल में रख दी थी। पहले इन्होंने बैरल के अंदर नमक डाला, सिलिकॉन से पैक किया और इन्हें नीचे तहखाने में रख दिया। लेकिन फिर इन्होंने उस तहखाने से निकालकर इन ड्रामों को बाहर जो इनकी बालकनी थी वहां पर रखा। लेकिन बालकनी में अगर इसकी गंध फैल गई तो पक्षियों का आना जाना यहाँ पर लगा रहता था, जिसके चलते इन्होंने इस बैरल को उठाकर अंदर अलमारी में रखने का फैसला किया और इसे उठाकर अलमारी में रख दिया। और यहाँ पर सबसे विचलित करने वाली बात यह है कि जो मोनिका थी उसे हर एक बात का पता था कि उसके भाइयों के साथ क्या हो रहा है। वो बेचारी डरी सहमी कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसे जब बालकनी में देखा गया था पड़ोसियों से और पुलिस वालों ने, तब भी उन्होंने पूछने की हिम्मत नहीं की उससे कि तुम यहाँ पर क्यों डर रही हो, तुम्हारा ही तो घर है। उन्होंने तब भी उससे नहीं पूछा। अगर उस टाइम पर उससे पूछ लेते तो शायद वो कुछ बता पाती। और एक बार तो जो इसके पिता क्रिस्टोफ थे वो क्रिसमस पर वेफर खा रहे थे। उन्होंने वेफर को, जो ये ड्राम्स थे, इन बैरल के ऊपर एक एक के ऊपर रख दिया ताकि वो अपने बच्चों के साथ ये वेफर शेयर कर सके। पता नहीं कैसी मेंटलिटी का आदमी था जिसने अपने बच्चों को तो मार दिया, अब उनके ऊपर वेफर रख रहा है। और जैसे ही ये मामला बाहर मीडिया में आया लोगों के बीच में आक्रोश फैल गया। लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे और जो भी संस्था इनके साथ लगी हुई थी, यानी कि इनके ऊपर निगरानी रख रही थी, उनको भी रद्द कर दिया गया क्योंकि 4 साल तक बच्चे गायब रहे और इनको कुछ पता ही नहीं चला कि बच्चे कहां पर चले गए। और इन सब के बाद अदालत ने इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन बाद में इस सजा को घटाकर सिर्फ 25 साल कर दिया। और अब ये जेल में है या फिर निकल चुके हैं, इस बारे में हमें नहीं पता। अगर कुछ पता चलता है तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस स्टोरी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।